हेलो नमस्कार। मैं भावेश वर्मा। विषय इतिहास, लेखन कला और शहरी जीवन के कल फर्स्ट भाग की बात हुई थी। आज सेकंड भाग लेखन कला और शहरी जीवन का आज ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, तो उसके बारे में जानेंगे। कल अपन ने बात की थी मेसोपोटामिया कि मेसोपोटामिया कहाँ पर है, किस देश में है और किन दो नदियों के बीच में है। मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ होता है किस नदी का कितना महत्व है, किस नदी से मेसोपोटामिया में परिवहन का मार्ग होता था, किस नदी से खेती होती थी। उन सब सारे सवालों की बातें कल हुई थी और आज अपन बात करेंगे अगले पार्ट की। तो चलो शुरू करते हैं। अब है मेसोपोटामिया में लेखन कला, यानी मेसोपोटामिया में लिखने की कला किस प्रकार से थी। मेसोपोटामिया में लिखने की शुरुआत करीब 3200 ईसा पूर्व में हुई। कम से कम 3200 यानी यार अब से कम से कम 5200 साल पहले मेसोपोटामिया में लिखने की शुरुआत हुई थी। तो इससे अपन बता सकते हैं कि वहाँ के लोग कितने पढ़े लिखे थे या शिक्षित थे। लोग मिट्टी की गीली पट्टियों पर सरकड़े से चिन्ह बनाते थे और उन्हें धूप में सुखाते थे। एक इस प्रकार से पट्टिकाएँ होती थी और इस प्रकार से मिट्टियाँ होती थी, उनको गीला किया जाता था और फिर एक नुकीली चीज़ होती थी और उनके माध्यम से उनके ऊपर कोई न कोई लिखा जाता था और फिर बाद में उन पट्टियों को सुखा दिया जाता था धूप में। तो गीली पट्टियों पर सरकड़े से चिन्ह बनाते थे और फिर उन्हें धूप में सुखाते थे। ये मेसोपोटामिया में लेखन कला में है। अब आगे लेखन प्रणाली की विशेषता, यानी कि लिखने की प्रणाली में क्या विशेषताएं थी। इन चिन्हों से शब्द या ध्वनियों को दिखाया जाता था, यानी कि गीली मिट्टी से जो पट्टिकाएँ बनाई जाती थी उन पर कोई लिखा हुआ मतलब ऐसे कोई शब्द नहीं थे, उन पे सिर्फ शब्द यानी कोई शब्द ऐसे थे और ध्वनियों को दिखाया जाता था, यानी निशान बने हुए होते थे। इस प्रकार से कोई न कोई निशान बना हुआ होता था, जैसे कोई छोटा बच्चा लिखता है ना, इस प्रकार से कोई न कोई निशान होता था जो कोई न कोई संकेत देते थे और उन्हीं संकेतों से पता चलता था। तो इन चिन्हों से शब्द या ध्वनियों को दिखाया जाता था, लेकिन सीधे सीधे अक्षर नहीं थे। वहाँ पे कोई जैसे ये अ बना हुआ था, ये सीधा अक्षर नहीं होगा, ये उल्टा ऐसे ए होगा। तो ऐसे सीधे सीधे अक्षर नहीं होते थे। और ध्वनि के लिए अलग अलग चिन्ह होता था। ध्वनि का मतलब होता है शब्द, तो हर शब्द के लिए अलग अलग चिन्ह होता था। निशान, चिन्ह का मतलब होता है निशान, अलग अलग निशान होते थे, चिन्ह होते थे। इसलिए सीखने के लिए बहुत सारे चिन्हों को याद करना पड़ता था। और जैसे ही अपन पढ़ेंगे तो पढ़ने के लिए आपको बहुत से चिन्हों को ध्यान में रखना पड़ता था, उनको याद में रखना होता था कि ऐसा चिन्ह किस काम का है, क्या है। मिट्टी की पट्टियाँ गीली करके उन पर लिखा जाता था, जो अपन ने आगे बात की। लिखने का काम आसान नहीं था, इसके लिए खास प्रशिक्षित लोग होते थे। खास प्रशिक्षित का मतलब खास पढ़े लिखे जो लोग होते थे, उन लोगों का ये काम होता था। तो ये थी लेखन प्रणाली की विशेषताएं। अब आगे लेखन का उपयोग। अब लिखने का उपयोग किस किस में होता था। लेखन का उपयोग मेसोपोटामिया में लिखाई का इस्तेमाल व्यापार में होता था, हिसाब किताब में और रोज़मर्रा के कामों को रिकॉर्ड करने के लिए होता था। इससे समाज और व्यापार को बेहतर तरीके से चलाया जा सकता था। मेसोपोटामिया में लिखने का काम जो होता था, एक तो व्यापार करने के लिए, धंधे में अगर हम कोई धंधा करते तो उसमें लिखना बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसका इस्तेमाल व्यापार में होता था। हिसाब किताब में भी इसका इस्तेमाल होता था लेखन का। और रोज़मर्रा के कामों में रिकॉर्ड करने के लिए, जैसे किसी को उधार पैसे देते थे तो उसका भी रिकॉर्ड रखा जाता था। तो रोज़मर्रा की कार्य में भी उनका
रिकॉर्ड रखा जाता था। इससे समाज और व्यापार को बेहतर तरीके से चलाया जा सकता है। समाज और व्यापार को बेहतर तरीके से चलाने के लिए, समृद्ध तरीके से या ईमानदार तरीके से चलाने के लिए लेखन का उपयोग बहुत इम्पोर्टेंट था। अब आगे है कीलाकार। कीलाकार शब्द क्या है समझिए। कीलाकार को इंग्लिश में अपन क्यूनिफॉर्म भी कहते हैं। क्यूनिफॉर्म। अब देखो क्यूनिफॉर्म क्या है। क्यूनिफॉर्म लैटिन भाषा का शब्द है। जैसे इंग्लिश भाषा होती है, हिंदी होती है, इसी प्रकार से एक भाषा होती है लैटिन भाषा। तो लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिल के बना है क्यूनिस, जिसका अर्थ है सोटी किल। क्यूनिस का मतलब होता है सोटी किल और फॉर्मा का मतलब होता है आकार। यानी क्यूनियस का मतलब होगा सोटी किल और फॉर्मा का मतलब होगा आकार। यानी दो शब्द हैं, क्यूनियस और फॉर्मा, उन दोनों से शब्द मिला है, शब्द बना है। लैटिन भाषा का एक शब्द है, लैटिन भाषा के दो शब्द हैं और उनसे बना है सोटी किल के जैसा आकार, या क्यूनियस और फॉर्म। ये दो शब्द है और उनसे ही अर्थ निकलता है छोटी किल और आकार। इस लिपि में लिखावट छोटे किल के आकार के चिन्हों जैसी होती थी, इसलिए इसे किलाकार लिपि कहा गया। किल होती थी, किल के आकार की लिपि होती थी, छोटी छोटी किल के आकार की लिपियाँ होती थी, इसलिए उनको किलाकार लिपि कहा गया। तो ये इम्पोर्टेंट है, किलाकार लिपि क्या है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है, 2-3 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, तो ये रिवीजन कर लेना। अब है काल गणना। मेसोपोटामिया ने दुनिया को काल गणना और गणित का महत्वपूर्ण परंपरा दी। मेसोपोटामिया ने दुनिया को काल गणना, जैसे मौर्य साम्राज्य है, ऐसे बहुत से साम्राज्य है, तो उनके काल गणना का पता हमें सर्वप्रथम मेसोपोटामिया से लगता है। और गणित की महत्वपूर्ण परंपरा, यानी कि आज गणित की जो देन है वो भी मान लो मेसोपोटामिया की है। मेसोपोटामिया में आज से 52 साल पहले गणित की परंपरा का आविष्कार किया, ऐसा मान सकते हो आप। लोग गुणा, भाग, वर्गमूल और चक्रवर्ती ब्याज से परिचित थे। आज अपन गणित में करते हैं गुणा, भाग, वर्गमूल और चक्रवर्ती ब्याज, वो उस समय मेसोपोटामिया के लोग उससे परिचित थे, इतना जानते थे। गुणा है, भाग है, वर्गमूल है, चक्रवर्ती ब्याज है, इसके बारे में वो बखूबी रूप से परिचित थे। एक वर्ष को 12 महीनों में, एक महीने को 4 हफ्तों में, एक दिन को 24 घंटों में और एक घंटों को 60 मिनटों में बांटा जाता था। ये काल गणना मेसोपोटामिया के लोग जानते थे। अब है मेसोपोटामिया के शहरों के प्रकार। मेसोपोटामिया में जो शहर बने हुए थे उनके क्या क्या प्रकार थे, तो देखो मंदिरों के चारों ओर विकसित हुए शहर। एक तो देखो 3 टाइप के शहर होते थे। एक तो मंदिरों के, जैसे ये मंदिर बना हुआ है तो इसके चारों ओर यहाँ पे भी मकान होंगे, यहाँ पे भी मकान होंगे, यहाँ पे भी बस्ती होगी। तो मकान के चारों ओर क्या होता था, बस्ती होती थी। तो मंदिर के चारों ओर विकसित हुए शहर, और उनको फिर बाद में एक शहर कहा गया। पहले कस्बा बनता था, कस्बे से नगर, शहर, इस प्रकार से बनता था। तो मंदिर के चारों ओर विकसित हुए थे ये शहर धार्मिक केंद्रों और मंदिरों के आसपास बसे थे। धार्मिक केंद्र, जो धर्म के केंद्र होते हैं, मंदिर होते हैं, उनके आसपास बसे हुए थे, जहाँ पूजा और धार्मिक गतिविधियाँ होती थी। तो मंदिरों के चारों ओर विकसित हुए शहर, मेसोपोटामिया के शहरों के प्रकार। दूसरा, व्यापार के केंद्र। ये शहर व्यापार और वाणिज्य के प्रमुख स्थल थे। कुछ शहर ऐसे थे जो व्यापार और वाणिज्य, जैसे कोई व्यापार है यानी धंधे के लिए कई दूर दराज चले जाते हैं, तो वहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती है। तो फैक्ट्रियों के पास में ही धीरे धीरे आसपास में 1-2 घर बच जाते हैं, कस्बा बच जाता है, फिर बड़ा शहर बन जाता है। तो व्यापार के केंद्र, ये शहर व्यापार और वाणिज्य के प्रमुख स्थल थे, जहाँ लोग व्यापार करने के लिए जमा होते थे और व्यापार के लिए धीरे धीरे वहाँ पे जमा हो जाते थे। तीसरा था शाही शहर। ये शहर राजाओं और शाही परिवार के निवास स्थान थे। जो राजा होते थे
राजा का मकान हो गया, राजा के बेटे का मकान हो गया, राजा के भाई मामा का मकान हो गया, फिर रानी का कमरा हो गया। फिर ऐसे राजा के जितने भी परिवार होते थे वो एक साथ मतलब आसपास में रहते थे, तो उनका एक परिवार हो गया। तो शहर राजा और शाही परिवारों के निवास स्थान थे और प्रशासनिक व राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र होते थे। और वो राजनीतिक गतिविधियों का क्या होते थे? केंद्र होते थे, प्रशासनिक राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र। और शहरीकरण और नगरों की बसावट, ये आगे पढ़ेंगे। तो यह तक ही कि राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र। तो 3 इम्पोर्टेंट है: मंदिरों के चारों ओर विकसित हुए शहर, व्यापार के केंद्र और शाही शहर। ये 3 इम्पोर्टेंट मेसोपोटामिया के शहरों के प्रकार में पूछे जा सकते हैं। फिर अगला है शहरीकरण और नगरों की बसावट, यानी शहरों के बाद या शहर या नगरों की बसावट किस प्रकार से थी, यानी शहर कैसे बसा, नगर कैसे बसे। पहले कस्बा बना, कस्बे से भाई एक घर आ गया, 2 घर आ गया, कस्बा बन गया, मोहल्ला बन गया, मोहल्ले से कस्बा बन गया और फिर नगर बन गया, शहर बन गया। तो उनकी बसावट किस प्रकार से थी। शहर और नगर सिर्फ रहने की जगह नहीं होते थे, ये सिर्फ रहने की जगह ही नहीं होती थी। जब समाज में खेती के अलावा, यानी जब खेती का काम नहीं होता था या खेती की नष्ट हो जाती थी, तो खेती के अलावा व्यापार और उत्पादन जैसी गतिविधियाँ बढ़ती है। शहरों में आपने देखा होगा खेती बाड़ी कम होती है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा व्यापार या उत्पादन में जैसे ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। तब लोग एक जगह पर ज़्यादा बसने लगते हैं, जिससे कस्बे और नगर बनने लगते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है, गाँवों से लोग खेती कम कर देंगे और फिर वो शहरों में जाएंगे, तो वहाँ क्या करेंगे, व्यापार को बढ़ावा देंगे। तो धीरे धीरे क्या होगा कि वहाँ शहरों में जनसंख्या ज़्यादा बढ़ जाएगी और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और फिर धीरे धीरे वह कस्बा बन जाएगा और फिर नगर बन जाएगा। शहरी अर्थव्यवस्था में खेती के साथ साथ व्यापार, उत्पादन और सेवाओं का भी बड़ा महत्व होता है। शहरों में क्या होता है, खेती के साथ साथ व्यापार भी होता है, उत्पादन होता है और सेवाओं का भी बड़ा महत्व होता है। शहरों के लोग पूरी तरह क्या होते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं, ईमानदार होते हैं, पूरे आत्मनिर्भर, यानी स्वैच्छिक रूप से मतलब यहाँ से गांव से शहर जाएंगे तो वो क्या करेंगे, धंधा करने जाएंगे तो वो स्वैच्छिक होते हैं। उनको पता है कि अपन 2 वक्त की रोटी के लिए आए हैं या अपने घर चलाने के लिए आए हैं, अपन पैसे कमाने के लिए आए हैं। तो वो क्या होंगे, एक प्रकार से आत्मनिर्भर होंगे। वे अपनी ज़रूरतों के लिए दूसरे शहरों या गांवों से चीज़ें और सेवाएं लेते हैं। इस तरह शहर और गांव एक दूसरे से क्या रहते हैं, जुड़े रहते हैं। एक दूसरे गांव में सेवाओं का आदान प्रदान होता रहता है। इसलिए दोनों मतलब आसपास के जो गांव होते हैं वो मिले जुले होते हैं और सामान और सेवाओं का क्या होता है, हमेशा आदान प्रदान रहता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट। मैं आपके इतिहास विषय में बहुत इम्पोर्टेंट जो मोस्ट बातें हैं वही पढ़ा रहा हूँ। अगर ये आपने पढ़ लिया तो आपको किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। किताब देखी होगी तो आपने कितनी बड़ी है, पूरा मसाला उसमें डाला हुआ है, और इतना सारा पढ़ने बैठोगे तो दिमाग आपका काम नहीं करेगा, मतलब दिमाग में बोर हो जाओगे। इसलिए आप पार्ट में जो इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है वो बातें पढ़िए। तो एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक, तीसरा टॉपिक, चौथा टॉपिक, इस प्रकार से धीरे धीरे एक टॉपिक को तैयार कीजिए। पीडीएफ निकालिए, पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, प्रिंट निकालिए और फिर उसकी बार बार रिवीजन करें। परीक्षा में यहाँ से ही प्रश्न पूछा जाएगा। किताबों में बहुत सी कहानियाँ भी दे रखी है तो वो इतनी सारी बातें नहीं पूछी जाएगी। आपको जो विशेषता है, मेसोपोटामिया क्या है, लेखन प्रणाली क्या थी, उसकी क्या उपयोगिता थी, ये बातें पूछी जाएगी, तो उनको आपको ध्यान देना है। अब शहरी जीवन की जैसे विशेषता है, जैसे परीक्षा में प्रश्न पूछा गया कि मेसोपोटामिया की शहरी जीवन की विशेषता क्या थी, तो इस प्रकार से प्रश्न बनता है आपके। मैं धीरे धीरे आपके नोट्स भी उपलब्ध करवाऊंगा, नोट्स इम्पोर्टेंट नोट्स है, एमसीक्यू भी उपलब्ध करवाऊंगा, लेकिन धीरे धीरे
अब बार बार इनका रिवीजन करें, अच्छे से रिवाइज करें। अब ये अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो 12वीं क्लास बोर्ड में आपको ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो फिर इसी का दूसरा भाग है। तो वहाँ पे ये जो पढ़ोगे ये का ये आपके 12वीं बोर्ड में भी काम आएगा। तो आगे देखिए, शहरी जीवन की विशेषता। शहरों में लोग अलग अलग कार्यों के लिए श्रम को बांटते थे। शहरों में क्या होता था, लोग अलग अलग कार्य यानी अलग अलग कामों को, श्रम को बांटते थे, यानी मजदूरी करते थे, मेहनत को बांटते थे, जिससे काम में तेज़ी और उत्पादन बढ़ता था। अब भी आपने देखा होगा, व्यापार करने जाते हैं तो एक एक फैक्ट्री में 10-10 हज़ार लोग एक साथ काम करते हैं। तो इसी को कहते हैं कि अलग अलग कार्यों के लिए श्रम को बांटना। या फिर ऐसा भी होता है कि भाई साइकिल का टायर बनाता है, उसका अलग व्यापार है। जो हथौड़ी का काम करता है उसका अलग व्यापार है। जो कलर का काम करता है उसका अलग व्यापार है। जो खाद्य सामग्री को इधर उधर पहुंचाने का काम करता है उसका भी अलग व्यापार है। तो ये अलग अलग श्रम होते हैं, जिससे काम में तेज़ी और उत्पादन बढ़ता है। अलग अलग काम करने वाले लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आपस में लेन देन करते थे, जिससे व्यापार और सेवाएं विकसित होती थी। अब जैसे अपनी साइकिल ख़राब हो जाएगी तो अपन साइकिल वाले के पास जाएंगे, और जैसे साइकिल का टायर ख़राब हो गया तो मान लो, तो टायर ख़राब हो गया तो फट गया जो भी है, तो अपन साइकिल की टायर की कंपनी में जाएंगे, वो टायर दूसरा नया डाल के देगा। अब अपन जैसे पंखा रिपेयरिंग करते हैं और कल परसों हो सकता है कि उसका पंखा ख़राब हो जाए, तो अपन को वो बुलाएगा और अपन क्या करेंगे, उसका पंखा ठीक करेंगे। तो इसको कहते हैं कि आपस में लेन देन और व्यापार और सेवाओं को आपस में क्या करना, बढ़ावा देना यानी विकसित करना। शहरी कारीगरों को जरूरी चीज़ें जैसे ईंधन, धातु, पत्थर और लकड़ी अन्य स्थानों से लानी पड़ती थी। शहरों में क्या होते थे, कारीगर होते थे जो काम करते थे, तो उनके जरूरी चीज़ें जैसे ईंधन है, धातु, पत्थर, लकड़ी अन्य स्थानों से लानी पड़ती थी, क्योंकि ये चीज़ें स्थानीय रूप से उपलब्ध नहीं होती थी मेसोपोटामिया में, तो इधर उधर से लानी पड़ती थी। तो ये शहरों की, मेसोपोटामिया के शहरों की विशेषताएं थी। अभी मेसोपोटामिया के शहरों में माल की आवाजाही, यानी मेसोपोटामिया में शहरों में माल की आवाजाही किस प्रकार से थी, माल किस प्रकार से आता जाता था। मेसोपोटामिया में खनिज संसाधनों की कमी थी। देखो, मेसोपोटामिया में मैंने पहले भी बता दिया फर्स्ट भाग में कि वहाँ पे कॉपर धातु मिलती थी, बाकी जैसे लोहा है, दूसरे ऐसे कोई कुछ धातु जो थी वो वहाँ पे उपलब्ध नहीं थी। तो वो क्या होता था, कई और से मंगवानी पड़ती थी। मेसोपोटामिया में खनिज संसाधनों की क्या थी, कमी थी। खासकर पत्थरों और धातुओं का क्या था, अभाव। खासकर वहाँ पे पत्थर नहीं थे और धातुओं का क्या था, अभाव था। दूसरा पॉइंट, दक्षिण क्षेत्रों में औजार, मुहावरे और आभूषण बनाने के लिए पत्थर उपलब्ध नहीं थे। और दक्षिण वाला जो भाग था वहाँ पे क्या था, औजार, मुहावर और आभूषण बनाने के लिए पत्थर उपलब्ध नहीं थे। अब देखो, औजार बनाने के लिए भी पत्थर चाहिए, मुहावरे, आभूषण बनाने के लिए भी पत्थरों की ज़रूरत होती थी, तो वो दक्षिण वाले क्षेत्रों में उपलब्ध नहीं थे। तीसरा, इराकी खजूर और पोपलार के पेड़ों की लकड़ी निर्माण कार्यों के लिए अच्छी नहीं थी। वहाँ पे एक खजूर का पेड़ होता था तो इराक में पाया जाता था, इसलिए इराकी खजूर कहते हैं। और एक पोपलार का पेड़, यानी पोपलार का पेड़ आता है एक प्रकार से। तो दक्षिण इराकी खजूर और पोपलार के पेड़ों की लकड़ी जो वहाँ पे ज़्यादा होती थी, लेकिन वो उनके काम में नहीं आती थी। धातुओं की कमी के कारण मेसोपोटामिया को तांबा, चांदी, सोना आदि आयात करना पड़ता था। अब देखो, धातुओं की कमी, धातु नहीं था तो उनको क्या करना था, मेसोपोटामिया के लोग तांबा, चांदी, सोना है वो क्या करते थे, खरीदते थे। उनके पास ये उपलब्ध नहीं था। मेसोपोटामिया लोग तुर्की, ईरान, अन्य देशों से लकड़ी, धातु, पत्थर आयात करते थे। देखो, किन किन देशों से वो आयात करते थे, तो तुर्की, ईरान, ऐसे बड़े बड़े देश होते थे। उन देशों से उनको ये जल मार्ग है, उनके माध्यम से उनको ये चीज़ें मंगवानी पड़ती थी। और बदले में कपड़ा और कृषि का क्या करते थे, उत्पाद निर्यात करते थे। और बदले में उनके पास क्या होता था, कपड़ा होता था या कृषि उत्पाद, यानी कि उनके पास जो कोई उन्होंने बोया था,
वो उनके बदले में वो वस्तु देते थे और उनके बदले में वो ताम सोना है, चांदी है, ये चीज़ें, पत्थर है, वो इस प्रकार से उनके पास से खरीदते थे, यानी वस्तुओं का क्या करते थे, आदान प्रदान करते थे। अब मेसोपोटामिया में परिवहन यानी कि आने जाने का साधन किस प्रकार से था, तो मेसोपोटामिया में परिवहन का सबसे आसान और सस्ता तरीका जलमार्ग था, जो अपन ने पहले भाग में भी पढ़ा कि एक नदी थी और नदियों के दौरान मेसोपोटामिया में परिवहन का सबसे अच्छा और सस्ता तरीका क्या था, जलमार्ग। दजला और फरात नदियों की वजह से जलमार्ग बहुत साधन बन गया, जिससे शहरों के बीच व्यापार और आवागमन आसान और सुलभ हो गया। पहले साधन नहीं होते थे तो क्या होता था, दजला और फरात नदियों के दौरान ही, देखो मेसोपोटामिया जो है वो दो नदियों के बीच में ही था, तो दोनों नदियों से जल मार्ग के दौरान एक देश से दूसरे देश में जाते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते थे, तो उससे क्या होता था, जल मार्ग एक समृद्ध रास्ता बन गया था और जिससे वो व्यापार करने के लिए उनके लिए एक सुलभ रास्ता बन गया था, जिससे वो आसानी से अपना व्यापार करते थे। मेसोपोटामिया में मंदिरों की विशेषताएं या मेसोपोटामिया के मंदिरों की क्या विशेषताएं थी, उसके बारे में देखिए। मेसोपोटामिया में कुछ प्रारंभिक मंदिर साधारण घरों जैसे होते थे। वहाँ पे जो मंदिर होते थे वो लगता था जैसे घर ही है, तो वो मंदिर घर टाइप होता था। आज भी अपन गुजरात जाते तो गुजरात में बहुत से मंदिर ऐसे ही बने हुए हैं जैसे घर ही है, तो वो मंदिर बिल्कुल घर की तरह ही दिखता था। तो मेसोपोटामिया में कुछ प्रारंभिक मंदिर साधारण घरों जैसे होते थे। अब बहुत से ऐसे कोई राज्य है या वहाँ पे आप देखोगे तो अभी भी ऐसे मंदिर बने हुए हैं जो घर टाइप का है। मेसोपोटामिया में कुछ प्रारंभिक मंदिर साधारण घरों जैसे होते थे, लेकिन उनकी बाहरी दीवारों में खास फर्क होता था। जैसे बाहर की दीवार होती थी उसमें थोड़ा बहुत अंतर दिखाया जाता था, जो क्या होती थी, बाहर की ओर, अंदर की ओर ना होकर बाहर की ओर होती थी, लेकिन उनकी बाहरी दीवारों में खास फर्क था। ये दीवारें कुछ अंतरालों पर भीतर और बाहर की ओर मुड़ी हुई होती थी। देखो दीवारें कुछ अंतरालों पर, जैसे कभी तो अंदर की ओर और कभी बाहर की ओर मुड़ी हुई होती थी, इस प्रकार से होती थी। प्रमुख देवी देवता, एक जो प्रमुख देवी देवता उर होता था, जिस चंद्र देवता को उर मानते थे। क्या मानते थे? उर चंद्र देवता। और इनाना एक उनकी कुल देवी हो या एक देवी होती थी जिसको प्रेम और युद्ध की देवी बोला जाता, प्रेम और युद्ध की देवी। तो इनके दो भगवान इंपॉर्टेंट थे, देवी देवता, एक तो उर और एक इनाना। ये भी प्रश्न पूछा जाएगा, इनाना और उर का संबंध है, मेसोपोटामिया के देवी देवताओं से संबंध है। प्रमुख देवी देवता उर चंद्र देवता और इनाना प्रेम और युद्ध की देवी। उर आपके मेसोपोटामिया का एक शहर भी है, मैंने आगे कल बताया था। उर है, उरुक है और मारुक, ये तीन इम्पोर्टेंट शहर भी बताए थे। तो उर को वो चंद्र देवता मानते थे, ये उनके देवताओं का नाम भी है। और इनाना प्रेम और युद्ध की देवी, जब वो प्रेम या फिर युद्ध करने जाते थे तो युद्ध की देवी मानते थे, इनाना को याद करते थे। मंदिर कच्ची ईंटों से बनाए जाते थे। मंदिर जो थे वो कच्ची ईंटों से बनाए जाते थे और समय के साथ बड़े होते गए और धीरे धीरे मंदिरों को भी बड़ा करने लग गए। इन मंदिरों में देवी देवताओं के विभिन्न निवास स्थान होते थे। मंदिरों में आज भी देखो अपने बहुत से अलग अलग देवी देवता होते थे, उनके भी मंदिरों में अलग अलग विभिन्न देवी देवताओं का क्या होता था, निवास होता था। इनके चारों और कई कमरे और खुले आंगन होते थे। जैसे कोई मंदिर ऐसा भी था जिनके चारों ओर कई कमरे हैं और खुले आंगन होते थे और उन्हें और भी बड़ा बनाते थे। हालांकि प्रारंभिक मंदिरों का आकार साधारण घरों से भिन्न नहीं था। जैसे वो जो प्रारंभिक जो पहले के जो मंदिर थे उनका जो आकार था वो साधारण घरों से थोड़ा भिन्न था। भिन्न नहीं था, वो बता रहे हैं कि जो प्रारंभिक जो पहले के मंदिर बने हुए थे उनका आकार साधारण घरों से भिन्न नहीं था, बिल्कुल घर की तरह घर ही दिखते थे, हुबहू घर की तरह ही दिखते थे।
लेकिन उनकी बाहरी दीवारों की डिजाइन उन्हें विशेष बनाती थी। और मंदिरों की थोड़ी बाहर की दीवार या बाग की तरह ऐसी कोई पेंटिंग या डिजाइन की हुई होती थी जो थोड़ा अलग बनाती थी, अलग विशेष बनाती थी। तो ये थी मेसोपोटामिया के मंदिर की विशेषता। अब है देवता पूजा। अब देवता पूजा, देवताओं की किस प्रकार से वो पूजा करते थे मेसोपोटामिया के लोग। मेसोपोटामिया में देवता पूजा का मुख्य केंद्र मंदिर होता था। देवता पूजा का मुख्य केंद्र मंदिर होता था और लोग देवी देवताओं के लिए देखो अन्न, दही और मछली लाते थे। देवी देवताओं को आज भी अपन भगवान को चढ़ाने के लिए फूल ले जाते हैं, प्रसाद ले जाते हैं, अगरबत्ती ले जाते हैं। तो उसी प्रकार से पहले भी लोग क्या करते थे, ये पहले भी आस्था होती थी। भगवान को चढ़ाने के लिए अपने घर से अनाज लेके जाते थे, मांस लेके जाते थे, मछली लेके जाते थे, दही लेके जाते थे और वो भगवान के सामने अर्पित करते थे। अपन भी भगवान के सामने कभी भोजन बना के लेके जाते हैं, कोई ना कोई लेके जाते हैं, तो वो अपनी आस्था होती है। इसी प्रकार से उनकी भी आस्था थी। मंदिरों के पास ही उपज को उपयोगी चीज़ों में बदलने का काम होता था और मंदिरों के पास में ही उपज को उपयोगी चीज़ों में बदलने का काम होता था, जैसे तेल निकालना, अनाज पीसना और ऊनी कपड़े बुनना। देवी देवताओं को खेतों, मछली के तालाबों और लोगों के पशुओं का स्वामी माना जाता था। तो मंदिरों के आसपास उपयोगी चीज़ों का काम होता था, तेल निकालने का काम होता था, अनाज पीसने का काम होता था और ऊन बुनने का भी काम होता था, ऊनी कपड़े बुनने का। देवी देवताओं को खेतों, मछली के तालाब और लोगों को पशुओं का स्वामी माना जाता था। ठीक है, तो देवी देवताओं को खेतों, मछली और तालाबों और पशुओं का क्या माना जाता था, स्वामी, यानी उनका भगवान माना जाता था। वो मानते थे कि जानवरों के अंदर, खेतों के अंदर, यानी हर चीज़ में भगवान का वास होता है। वो उनकी इस प्रकार से श्रद्धा होती थी, तो उनका ये स्वामी मानते थे। तो आज का ये था चैप्टर 2 का भाग दूसरा, जो आज ख़त्म हो गया। आज का दूसरा पार्ट पूरा हो गया। आगे देखेंगे अगला पार्ट। तो धन्यवाद।